एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से मिस्टिसिज्म एंड फेथ था, रिलीजन की वजह से फेथ और मिस्टिसिज्म को मानते थे, बस जो किताब में लिख दिया हमने मान लिया, ये माना जाता था प्री मॉडर्निज्म टाइम में। और मॉडर्निज्म के अंदर ऑब्जेक्टिविज्म, एक्सपीरियंस एंड रीजन था, यानी कि वही टाइम जो एनलाइटमेंट का था, मगर यहां पर सोशल सब्जेक्टिविज्म आ गया। क्या मतलब है कि लोग जैसा समझेंगे, हकीकत खत्म हो गई। मैं जिस तरह सच को मानता हूं मैं मानूंगा, आप जिस तरह सच को मानते हो आप मानोगे। अब आपको समझ आई है कि हमारे पास अक्सर जो मुल्हिद या एग्नोस्टिक या लिबरल्स आकर बात कर रहे होते हैं, उनकी ज़हनी हालत क्या होती है। एक कहता है दाएं चलो, एक कहता है बाएं चलो, एक कहता है पीछे चलो, एक कहता है आगे चलो, एक कहता है लेट जाओ, एक कहता है खड़े हो जाओ, एक कहता है मैंने खाना खाना है, एक कहता है मैंने सोना है। सो सोशल सब्जेक्टिविज्म की बुनियाद है, जो कि एपिस्टेमोलॉजिकली एक बहुत बड़ा एरर था पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। सो दैट्स व्हाई दे आर स्कैटर्ड, दे आर कंफ्यूज। मॉडर्निज्म में फिर भी एक्सपीरियंस था, रीजन था, जिससे आप ऑब्जेक्टिविटी, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आ जाते थे। दैट्स व्हाई दे कॉल इट ऑब्जेक्टिविज्म। सो ह्यूमन नेचर में क्या फर्क आया। रिलीजन जो था वो ओरिजिनल सिन, मैंने आपको बता दिया ना, ओरिजिनल सिन ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी को सामने रखते हुए गुफ्तगू की है स्टीफन हिक्स ने। तो सब्जेक्ट टू गॉड्स विल और तबूला रासा एंड ऑटोनॉमी। तो यहां पर ह्यूमन नेचर को समझने के लिए आपके इनर सेल्फ को, आपकी बॉडी को समझा गया, तो आपको पता चलता है सोशल कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट। आपकी नेचर को समझने के लिए यह कहा गया कि जो जिस माहौल में बड़ा हुआ है बस वो ही मानता है, ठीक है, और उसका माहौल, अमीरी गरीबी उस पर असरअंदाज होती है, ठीक है ना। तो यानी अगर कोई बहुत ज्यादा लड़कियों के अंदर पला है तो उसको हिजड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यही कह देते हैं ना जी। इस तरह की मूवीज दिखा रहे होते हैं। बोल में भी जैसे दिखाया था कि जी सब बहनें हैं तो भाई जो है ना वो भी जनाब छक्का टाइप सा हो गया। खैर, वट एवर रीजन, उसको कभी डिस्कस करेंगे। एथिक्स में क्या हुआ। एथिक्स मीन आपने रहना कैसे है, मोरालिटी, आपके गुड और इवल का कॉन्सेप्ट जो है, तो वो कलेक्टिविज्म पर, अल्ट्रुइज्म, यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म था, यहाँ पर इगैलिटेरियनिज्म, जैसे मैंने समझाया इगैलिटेरियनिज्म यानी कलेक्टिविज्म से मुराद ये है कि सब बराबर है, हाँ सबकी इज्जत एक है, सबकी बेइज्जती एक है, बाप बेटा एक तरह, सारे एक हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में पहले फ्यूडलिज्म चलता था ऑब्वियसली, और फिर लिबरल कैपिटलिज्म आया मॉडर्निज्म के टाइम पे, अब सोशलिज्म आया है। बेसिकली ये एक समाजी तहरीक है, माशी तहरीक, जिसको आमतौर पर आप, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली लेनिनिज्म से, मार्क्सिज्म से बहुत ज्यादा उठा है, उसकी वजह भी एक है, ये याद रखना है आपने। मैंने कहा था मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट आपको ज्यादातर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट क्यों दिखाई देते हैं, ज्यादातर आपको इसलिए दिखाई देते हैं कि बेसिकली ये वेस्ट के खिलाफ उठे हैं। वेस्ट बेसिकली लिबरल कैपिटलिज्म के ऊपर खड़ा है। जिसने मॉडर्निज्म के खिलाफ उठना है उसको फिर लिबरल कैपिटलिस्ट नहीं होना, उसने उसके खिलाफ उठना है, और ये टाइमिंग उन्होंने बयान कर दिया। खैर, यहां यार मैं जितना मुख्तसर रखना चाह रहा था, बात जो है वो लंबी होती गई। अच्छा चले, कोई बात नहीं। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। यहां हमने इसको खत्म कर दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर मैं आपको चीज समझाता हूं। मैंने आपको कहा था दो चीजें नोट करके रख लें कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एतराज उठाते हैं, यानी उनके रिजल्ट्स को चैलेंज करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। उसकी वजह क्या है, ये जो मैंने आपको कहा था नोट करने के लिए, उसके पीछे वजह है। एक है रियलिटी, और एक थ्योरी पॉलिटिकल सेंस में या फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर पेश की जाती है, एक टर्म जिसको बोलते हैं हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी क्या करती है, हाइपर रियलिटी चैलेंज करती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी को और इवन सब्जेक्टिव रियलिटी को। चैलेंज इस सेंस में करती है कि ये वर्बली चैलेंज नहीं कर रही, बल्कि बिहेवियरल चैलेंज है। मतलब मेरे नजदीक चीजों की वैल्यू उनके इस्तेमाल की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि वो चीजें कैसे नजर आ रही हैं। फर्क समझ रहे हैं, इस्तेमाल की वजह से नहीं, बल्कि वो चीजें कैसे दिखती हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर फर्क होना शुरू हो जाता है। यानी मैं चीजों को इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो दिखती ऐसे हैं, ना ये कि इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि उनको इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए।
गौर से दोबारा सुन लें, मैं चीजों को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो ऐसी दिखती हैं, ये ऐसी नजर आनी चाहिए, ना ये कि इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मैं आपको अभी मिसाल से समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर पुराने जमानों में, ये मिसाल जो मैं कोट कर रहा हूं, ये मिसाल मैंने किसी से ली है, वो आपको अभी दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे पुराने जमाने में लोग काम करते थे अपनी बॉडी के साथ, अपनी बॉडी से मैदान में उतर के काम करते थे। आज के दौर में लोग अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं। इस फर्क को कैसे समझना है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, पहले बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है तो मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, मगर आपको कॉन्सेप्ट जरूर देना चाहता हूं। आज के दौर में आप बाहर निकलें, आपको एक बॉडी बिल्डर, एक बड़ा फिट सा आदमी नजर आता है। आप लोगों को पता चलेगा यार ये बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी है, हाँ बड़ी विल पावर है, बड़ी स्ट्रेंथ है जनाब, ये वो बड़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई है फलाने का। पुराने वक्तों के अंदर ऐसा नहीं होता था। पुराने वक्तों के अंदर एक दुबला पतला आदमी होता था ना, उसको देखकर समझा जाता था ये बड़ा मेहनती आदमी है। जो बड़ा मस्कुलर आदमी होता था ना, कहा जाता था ये विलन कटू है। पुराने जमाने में दुबले पतले आदमी को देखकर कहा जाता था यार बड़ा मेहनत मजदूरी करता है, बड़ा हार्डवर्किंग आदमी होगा, इसीलिए स्लिम एंड फिट है। इसका मतलब यह है आज के दौर में लोगों को पहचानने की जो सलाहियत है वो बदलने लगी। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, ये जो बुक है इससे मैं मिसाल आपको देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हाइपर रियलिटी बेसिकली क्या है, ये चीज आपको समझा देगी। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं इस किताब की तरफ और फिर हम इख्तिताम इसके बाद करते हैं। इख्तिताम बस मुख्तसर मैं चीजों को रख रहा हूं, ठीक है जी। किधर गया, हो हाँ जी, ये किताब आ गई जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको आगे ले जाते हैं। ये एक्सप्लोरेशंस इन क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी सीइंग द सोशल वर्ल्ड, थर्ड एडिशन है केनेथ एलन का। इसका रेफरेंस भी मॉडर्निज्म के अंदर मैंने कोट किया था, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ये किताब। सो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके पीडीएफ में 244 में हम जाएंगे। यहां पर समझाने के लिए इन्होंने एक मिसाल दी हुई है जिसको हमने सामने रखना है, बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि मॉडर्निज्म ने रियलिटीज को कैसे चैलेंज किया है। जिसको समझना है वो इन्होंने बयान किया आपके सामने। वो कहते हैं, हाँ, आवर कल्चर, यहां से, देन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम यूज वैल्यू टू प्योर साइन वैल्यू। ये दो टर्म्स को समझना है आपने, ये, ताकि आपको अगली बात समझ आए। जिनको ना समझ आई तो उनको यहां से ये दो जो टर्म्स है इनको समझना है। यूज वैल्यू कहते हैं किसी चीज की कुव्वत इस्तेमाल, ठीक है, और साइन वैल्यू कहते हैं किसी चीज की प्रोडक्ट प्लेसिंग कैसे की गई है, उसकी साइन वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपने समझना है, एक मोबाइल फोन की एड है, उस एड के अंदर एक खूबसूरत लड़की डाल दी जाती है। अब जब भी वो आदमी फोन लेने के लिए जाता है वो कहता है जी वाह जी ये लड़की नजर आई थी इसलिए मैं फोन ले रहा हूं, वाह जी वाह। उसके माइंड में ये चल रहा है, ब्रेन वॉश हो चुका हुआ है। वो यूज वैल्यू को छोड़कर साइन वैल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यूज वैल्यू क्या थी, उस फोन का इस्तेमाल, जिस वजह से उसको खरीदना। साइन वैल्यू क्या है कि वो कोई कपड़े यूज वैल्यू के नहीं खरीद रहा, साइन वैल्यू के लिए खरीद रहा है कि ये पैंट शर्ट मैंने शाहरुख खान को पहने देखी थी, ये कोट मैंने ऋतिक रोशन को देखा था, ये साड़ी सुष्मिता सेन ने पहनी थी, है जी, ये जनाब जीन्स जो है वो कतरीना कैफ ने पहनी हुई थी, है जी। तो जो भी हैं आपके, जो भी हीरो शीरो, जो भी ड्रामेबाज हैं, जितने भी लफंडर, उनकी मिसालें ले लें। तो यूज वैल्यू यानी कपड़े इसलिए लेना कि मैं पहनूं और उसको पहनने के लिए लेना, बल्कि कपड़े इसलिए लिए जाने लगे क्योंकि मैंने फलां को देखा था इसलिए मैं कपड़े ले रहा हूं ये वाले। आपको समझ आई? तो यूज वैल्यू
और साइन वैल्यू को मैंने आपको एक्सप्लेन किया. यूजिंग मार्क्स आइडियाज, Baudrillard argues that the movement from use value to exchange value entails an abstraction of the former. मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये समझना आपने. टैक्टिक्स आपको समझ आएंगे तो आपको मॉडर्न दुनिया समझ आएगी और पोस्ट मॉडर्न कल्चर आपको समझ आएगा कैसे काम कर रहा है. तो वो आर्ग्यू करता है कि मूवमेंट फ्रॉम यूज वैल्यू टू एक्सचेंज वैल्यू, किसी चीज का एक्सचेंज वैल्यू तब बनती है जब उसकी यूज वैल्यू इंक्रीज होती है. आपने समझना है, यानी किसी चीज की जरूरत ज्यादा होगी, उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है ना, सिंपल लफ्जों के अंदर. तो entails an abstraction of the former. In the other words, the exchange value of a commodity is based on a representation of its possible use. यही जो चीज मैं पहले बयान कर रहा हूं, किसी कॉमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू बेस्ड करती है उसके पॉसिबल यूज के ऊपर. जितना उसका यूज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ती जाएगी. कम टुगेदर व्हेन आई बाय न्यू, अच्छा ठीक है, ओवर एडवर्टाइज, हाँ यहां से पढ़ना आपने. However, advertising and mass media push this abstraction further. In advertising, the use value of a commodity is replaced with a sign value. पोस्ट मॉडर्न टाइम में एडवर्टाइजिंग कंपनी और मैस मीडिया ने एब्स्ट्रैक्शन को इतना पुश किया है एडवर्टाइजिंग के जरिए कि जो किसी कमोडिटी की यूज वैल्यू थी वो साइन वैल्यू से रिप्लेस हो गई है. अब मैं आपको समझाता हूं, जो मिसाल इन्होंने दिया उसको सामने रख के. व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि जब मैं एक एड देखता हूं जिसमें मैं एक ट्रक लेना चाहता हूं, चांसेस हैं कि जब भी मैं उस चीज को लेने का इरादा करूं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा इमेजेस ऑफ मस्कुलिनिटी. यानी मैं एक ट्रक लेना चाह रहा हूं, 4 व्हीलर, तो मेरे जहन में आएगा क्या चीज कि जनाब को बड़ा तगड़ा बंदा, हाँ जी, मस्कुलिनिटी, और जनाब कुछ लड़कियां शड़कियां, और जनाब ये वो चीजें जिसको उन्होंने बयान भी किया था, रग्ड इंडिविजुअलिज्म, प्रीटी गर्ल्स, बॉटल्स ऑफ बियर एंड रॉक एंड रोल. ये सारी चीजों ने नक्शा खींचा कि मार्केटिंग ट्रक सेल करने की. एडवर्टाइजिंग डज नॉट सीक टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट्स यूज वैल्यू. मसला ये है कि जितनी एडवर्टाइजमेंट आज के दौर के अंदर हो रही है वो यूज वैल्यू को, उसकी इंफॉर्मेशन को कन्वे ही नहीं करती. रादर एडवर्टाइजिंग प्लेसेस अ प्रोडक्ट इन अ फील्ड with unrelated signs in order to enhance its cultural appearance. हो ये रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग के जरिए रियलिटी को चेंज किया जा रहा है, ये वो सारी बात है जिसको समझना, जिसको आखिर में रखा भी है कि इसको रियलिटी को चेंज किया जा रहा है किस तरीके पर. So thus there are certain signs and meaning contexts that get attached to commodities. As a result, we tend to relate to the sign rather than the use value. होता ये है कि इस तरह की एड्स देख के, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देख के हम ये भूल जाते हैं कि उन चीजों की यूज वैल्यू क्या है, रादर हम देखते हैं उनकी साइन वैल्यू. So people purchase commodities now more for the image than for the function they perform. चीजों के इस्तेमाल को छोड़कर वो अपने इमेज बिल्ड करने के लिए चीजों को खरीदते या बेचते हैं, और इसी तरीके से आइडियाज लेते और बेचते हैं. ये मैंने बात पता क्यों की है, अभी आपको समझाऊंगा. इसको गौर से देख लें कि इंसान आज के दौर में चीजों को खरीदता इसलिए है कि उसकी साइन वैल्यू, उसका इमेज ठीक हो सके. गेटिंग बैक टू माई ट्रक, while I may plan to occasionally use the truck to haul stuff, that is a minor consideration in buying it. ट्रक के साथ मैं करूंगा क्या, ये एक माइनर कंसिडरेशन है बाइंग में. I buy it and care for it and exercise it because of the image it can project. But as we have seen, it is an image of an image that exists only in the mass media of advertising. The majority of our culture is like this. आपका कल्चर मेजॉरिटी में ये शक्ल इख्तियार कर चुका है. विच प्रॉम्प्टेड बॉडराल्ड टू आर्ग्यू दैट विल लिव इन हाइपर रियलिटी. ये था वो कॉन्सेप्ट जिसको मैंने स्टार्ट में आपके सामने रखा है. रादर देन एक्चुअल रियलिटी, आवर कल्चरल वर्ल्ड इज नो लॉन्गर रियल, इट इज एट बेस्ट virtual. We can see this abstraction and pure sign value even clearer in such things as reality television and video games.
दिस इज कॉल्ड हाइपर रियलिटी। अब मैंने कुछ चीजें समझानी है तवज्जो से। हाइपर रियलिटी को आपने समझ लिया, ये मैंने सारी मिसाल आपको क्यों दी है, अब आपने समझना है। पोस्ट मॉडर्निज्म में वही टेक्निक यूज की गई जो मॉडर्निज्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर इस्तेमाल की गई थी। बड़ी ये जो गुफ्तगू मैं करने लगा हूं, ये क्रक्स है पूरी गुफ्तगू, गौर से आपने सुननी है। पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम पर सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, आइडियोलॉजी को या नरेटिव्स को स्प्रेड करने के लिए यूज किया जा रहा है, डिट्टो उसी पैटर्न के ऊपर जो मॉडर्निज्म के टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इस्तेमाल किया, प्रिंट मीडिया के थ्रू इस्तेमाल किया गया। अब ये जो मिसाल मैंने आपको दिया ना हाइपर रियलिटी की, ये इस बेस पर दिया है कि जब एक इंसान सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर चीजों की खरीद और फरोख्त करता है, परचेज एंड बाय करता है, आपको क्या लगता है वो आइडियोलॉजीज को क्यों खरीदता है? तवज्जो। एक आदमी, एक लड़की, अब मैं मिसाल थोड़ी खोल के देना, एक लड़की सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाती है, अपनी छाती को बड़ा करवाती है। एक आदमी वो जनाब ऑपरेशन करके अपना पूरा का पूरा आदमी औरत में चेंज होता है, औरत आदमी में चेंज होती है। क्यों? हाइपर रियलिटी की वजह से। सो पोस्ट मॉडर्निज्म ने ना सिर्फ ये कि इंसानों के जिस्मों को और उनके फैशंस को, उनके ट्रेंड्स को तब्दील करके रख दिया है, बल्कि उनकी आइडियाज को भी तब्दील करके रख दिया हुआ है। अब यही वजह है कि आपको ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बड़ी तादाद में यूथ रिलीजन को, कल्चर को, अपनी ट्रेडिशंस को सिर्फ इसलिए छोड़ते दिखाई देती है कि वो फैशन करना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये मिसाल दी थी हाइपर रियलिटी की कि आज की यूथ को पता ही नहीं है कि वेस्ट ने पोस्ट मॉडर्निज्म के थ्रू उनके साथ किया क्या है, उनको समझ ही नहीं आ रही। एक बुक मैं यहां रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि डिटॉक्स योर माइंड, हाउ सोशल मीडिया ब्रेन वॉश्ड यू। ये बुक है, न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो उसको आप पीडीएफ में डाउनलोड, मुझे नहीं पता पीडीएफ में, मेरे पास हार्ड कॉपी है, पीडीएफ में पता नहीं है कि नहीं आपके पास। सो डिटॉक्स योर माइंड, उसमें बताया हुआ है कि सोशल मीडिया कैसे चीजों को कमोडिफाई करता है, कैसे साइन वैल्यू को यूज वैल्यू से ऊपर लेकर आता है, और यही चीज वो नरेटिव्स के अंदर करता है। आज के दौर में यूथ को समझ ही नहीं आ पा रहा कि उसने अल्लाह का इनकार क्यों किया है। यूथ को ये नहीं समझ आ रहा कि रिलीजन का रोल उसकी जिंदगी में था क्या। यूथ को ये नहीं समझ आ रहा कि उसने मरकर आगे जाना कहां है। उसने सिर्फ आंखें बंद करके अपनी एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की हुई है, जिसको हाइपर रियलिटी कहा जाता है, जिसमें वो देख रहा है कि शायद यही जिंदगी है और इसी के जरिए जीना है, इसके बाद कोई आखिरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, और वो इसी को हकीकत मानकर चल रहा है। ये है वो सारी चीज जिसको समझना था। अब पोस्ट मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं इंटरनली आपके सामने, और ये हमारा आज का आखिरी नुक्ता होगा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस समय को, जिस टाइम को एनलाइटमेंट विजन के नाम से मौसूम किया जाता है, 16वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड्स 19th या 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस इंसान ने शऊर की आंख खोली थी, उसने 20वीं सदी के अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर खून की ऐसी होली खेली है कि दुनिया की मालूम तारीख के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस टाइम को आप पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम कहते हैं, दुनिया ने 2 जंगे अजीम अपनी आंखों से देखी और लाशों के ढेर देखे हैं उसी पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम में, जिस वक्त ये आंख खुल रही थी। 1914, 1918, 1945 आपने जंग देखी। फास्ट फॉरवर्ड, जनाब हिटलर मैदान के अंदर आपको नजर आता है।
आपको मुसलिनी मैदान के अंदर नजर आता है, आपको वियतनाम की वॉर नजर आती है। ये 15 नुक्तों को एक्सप्लेन किया है हसन अस्करी साहब ने। पोस्ट मॉडर्निज्म की, पोस्ट मॉडर्निज्म का नवाला बनाया है मॉडर्निज्म ने इस दुनिया के अंदर। तो हसन अस्करी साहब की किताब है जदीदियत, उसमें 15 नुक्ते उन्होंने बयान किए हैं जदीद दुनिया को पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या दिया आपके सामने। तो आप ये देखें, वियतनाम की वॉर होती है, उसके बाद इसराइल का फड्डा चलता है, ये सब पोस्ट मॉडर्निज्म की देन है। ये तब के टाइम है जब शऊर की आंख लोगों ने खोल ली हुई है, हमारे मसले नहीं हल हो पाए। रिलीजन का इसमें क्या रोल है? रिलीजन को पॉलिटिक्स के तौर पर यूज किया गया है। हम कब कहते हैं इस चीज को? तो जितने निजाम हाय आपको जिंदगी खड़े हुए दिखाई देते हैं, आपको महसूस होता है कि इन्होंने दुनिया को तंदूर बनाकर रख दिया, बजाय इसके कि रिलीजन से जान छुड़वाई थी ना यूरोप ने। सबसे ज्यादा तबाही यूरोप के अंदर मची है इस शऊर की आंख खोलने के बाद। ऐसी आंख का क्या खोलना था जिस आंख के खुलते ही तमाम लोग अंधे हो जाते हैं, तमाम कान बहरे हो जाते हैं, तमाम अकलें मऊफ हो जाती हैं, तमाम दिल मुर्दा हो जाते हैं। 9/11 का वाकया होता है, उसके बाद बड़े बड़े लोग मैदान में उतरते हैं, कोई इल्जाम किसी पर लगाता है, कोई कहता है इनसाइड जॉब है। अभी नेटफ्लिक्स ने सीरीज निकाली है स्पाई ऑप्स, उसकी पहली एपिसोड के अंदर पता चलता है कि 9/11 से पहले ही CIA के एजेंट पहुंचे हुए थे तालिबान से ऑपोजिट ट्राइब को सपोर्ट करने के लिए। सवाल ये उठता है ये लोग कैसे पहुंच गए पहले के, और तालिबान को उखाड़ने के लिए, जबकि वजह तो 9/11 के बाद बनी थी। डॉलर्स के बड़े बड़े ब्रीफकेस लेके CIA के एजेंट उतरते हैं अफगानिस्तान के अंदर। स्पाई ऑप्स, आप वो देखें पहली एपिसोड में, आपको समझ आ जाएगी। तो मकसद कहने का ये है, 2001 की वॉर होती है, जदीद दुनिया। आज यूक्रेन के मसले चल रहे हैं, मैक्सिको का इशू चला, कनाडा के अंदर इशू चले, नेटो के इश्यूज चल रहे हैं, रशिया चाइना कैंप्स, ये जितनी तबाही आपके सामने दिखाई दे रही है, ये शऊर की आंख खोलने के बाद ही दिखाई दी है। कहां है दुनिया? तो जो आप दुनिया पेश कर रहे थे शऊर की आंख खोलने के बाद, वो दुनिया कहां है? मुझे तो आग का ढेर दिखाई देता है, मुझे तो खोपड़ियों के मीनार दिखाई देते हैं, मुझे बोसीदा लाशें दिखाई देती हैं, मुझे उजड़े हुए घर दिखाई देते हैं, मुझे जो है वो बेतवज्जुही से ला यनहल मसाइल दिखाई देते हैं। दुनिया, अफ्रीका की हालत देख ना, मतलब किधर जाएं आप? तो मैं, किधर भी आप चले जाएं दुनिया के किसी जगह के ऊपर भी, आपको दिखाई देगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने जिंदगी को अजीरन किया है, ना कि बेहतर, प्रैक्टिकली। अब लोग कई उठ के कह सकते हैं जी चंद लोग ही तो हैं, अगर किसी ने गलत कहा है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कब उसको सपोर्ट करते हैं, तो कब फलाना करते हैं। मगर ये रवैया आपका मजहब के बारे में तो नहीं है। ये रवैया क्या मजहब के बारे में भी आपका था? आपके आबाओ अजदाद का था? अगर आपके आबाओ अजदाद का यही तसव्वुर होता तो कभी क्रिश्चियनिटी को लात मार के यूरोप से निकाला ना जाता। हाँ, चर्च को जरूर निकाला जाता, मगर रिलीजन वहीं बाकी रहता। आप नहीं माने तो आपके जो बड़े हैं, जब उनसे मसला ना हल हो सका, आपका भी मसला हल नहीं हो पाएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कुछ बड़ी चीजें थी जिनको मैं बताना चाहता था, मगर मैंने ब्रीफली उसको रखा है। अगर कोई हमारे ईमान यूनियन के साथ ही ज्वाइन करना चाहें तो जरूर अभी कर लें, इससे पहले कि मैं पब्लिक लिंक करूं। और दूसरा फोन मुझसे दूर है ऑब्वियसली, फिर मुझे नजर रखनी पड़ती है कोई दोस्त भाई आने की कोशिश ना करें। तो ये याद रखें कि मैं सारी चीजों को तो ऑब्वियसली कवर नहीं कर सका, मगर जितना ब्रीफली मैं लेकर चलना चाहता था मैं उसको लेकर चला हूं, और उसूली तौर पर जितनी चीजों को मैं टच कर सकता था उनको मैंने किया। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म को ज्यादा ब्रीफ रखने की वजह यह थी कि मॉडर्निज्म के अंदर मैं पूरे मैकेनिज्म को बयान कर चुका था। अगर किसी ने पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है तो उसको मॉडर्निज्म को समझना होगा, और मॉडर्निज्म को समझाने के लिए मैंने 8 महीने पहले एपिसोड की थी, उसको लाजमी लोग देखें। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने में ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए मैंने इसको ब्रीफ भी रखा है और बड़ा सतही रखा है, सरफेस के ऊपर से सैर किया। नंबर 1। दूसरी वजह इसको ब्रीफ और बड़ा सादा रखने की और बड़ा ऊपर ऊपर रखने की, टच करने की जरूरत यह थी कि पोस्ट मॉडर्निज्म के आगे जो ऑफशूट्स निकले हैं,
छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स को हमने स्टडी करना है। तो वो बीच में आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट मॉडर्निज्म के जो मैकेनिज्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आपको लिबरलिज्म के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको समझना है, क्लासिकल लिबरल्स हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट लिबरल्स जो हैं, तो वो लिबरलिज्म के चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने फेमिनिज्म को स्टडी करना है तो वो उसके अंडर आएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम कैपिटलिज्म को या जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्कस हो जाएगा काफी हद तक, और होता रहेगा यानी डिटेल से। और इसी तरीके से जब हम जो LGBTQ की मूवमेंट्स हैं और इस तरीके से दूसरी जो मूवमेंट्स हैं उनको जब डिस्कस करेंगे, तो उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मजीद डिस्कस होता जाएगा इंशाल्लाह। लिंक जो है जनाब मैं पब्लिक कर रहा हूं फिर। हाँ जी, तो आज की जो गुफ्तगू है वो हम ओपन रखेंगे, ठीक है। इसमें मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, मुसलमान सलाम दुआ ये चीजें दिल में दें। जिसने यहां आना है वो सवाल करने के लिए या इस पर कोई तबसरा करने के लिए जरूर आए, ठीक है। ये याद रखें, सवाल, कोई तबसरा, कोई एतराज, उसके लिए आए। सिर्फ मैंने कहा मैं चाह रहा था अस्सलाम वालेकुम करता जाऊं, वो भाई आपका पहुंच जाएगा। आप ना भी आए वो पहुंच जाएगा। हाँ जी, मैं बैठा था, मैंने सोचा चलो जी देखा हूं। तो ये वाले जो हमारे प्यार मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं ना, ये नीचे से ही देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने बड़ा मुख्तसर टाइम देना है आज स्ट्रीम को, तो उसको जरा सामने पर हम करेंगे, ठीक है जी। कैमरे शैमरे सारे दोस्त ऑफ कर लें, ठीक है जी। आनंद सिंह हमारे साथ हैं जी। आनंद भाई जी आनंद भाई जी जी, कैसे हैं जी? मस्त जी सर। आज की गुफ्तगू सुनी आपने? नहीं, गुफ्तगू तो नहीं सुना हूं। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, जाके सुने। यूट्यूब पे चले जाए, जाके पीछे सुने, चले। अच्छा भाई जी, भाई गुफ्तगू सुनिए आज की। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। मिसोजिनिस्ट है, ठीक हो गया। जिन्होंने गुफ्तगू भी कोई नहीं सुनी वो भी ना आए मेरा भाई, ये सही है मेरे साथ। गुफ्तगू कोई नहीं सुनी, बस आ गया हूं मैं जी। इस्लामिक नॉलेज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था अमेर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक दो जज़ाकल्लाह। पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जरूर 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 ऐड करना सर, ओवर टू यू। डेफिनेटली। आपने जो कहा कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एग्जैक्टली सही है, इट इज एज पर द डाटा। मगर इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मोस्ट क्रुशियल ईयर माना जाता है, ये सब जो जायनिज्म के प्रोटोकॉल लिखे गए उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो चालू हुआ, इट इज द ईयर 1920। उसके बाद हम देखेंगे आपने जितनी मूवमेंट्स बताई हैं उसमें एक तरह का पेस ऐड हो गया है। जैसे 1920 के बाद फिर लोगों ने कहा कि भाई औरतों के भी राइट्स होना चाहिए, उनको भी घर से बाहर निकालो, वो भी काम करेंगी, औरतों को भी वोट देने का हक होना चाहिए। और ये जो बेसिक अगर हम देखेंगे नटशेल में, यानी मेरे ओपिनियन है, मेरी भी स्टडी है इस पे, कि भाई ये जो बेसिक नियो कॉन्स है जो इल्यूमिनाटी और जायनिस्ट है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी और वर्ल्ड का मास मीडिया और लीडरशिप और डेमोक्रेसी के नाम पे ये चीजों को कंट्रोल करते हैं। सो इट इज दे हैव डिसाइडेड दिस अराउंड द ईयर लाइक 1920 21। उसके बाद ये उसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ। और इस पे एक बहुत प्यारा प्रोग्राम डैनियल हकीकत जू ने भी किया है, द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। यानी वो 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन है। तो उसमें उसने आपने जो प्रेजेंटेशन दी है उसका एक नेक्स्ट फेज भी हम कह सकते हैं कि उसने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये इंसान के लिए और पूरी सोसाइटी और रिलीजन के लिए इतना तबाहकुन है कि इसमें यानी रिलीजन नाम की चीज नहीं रहेगी, इसमें फैमिली और सोशल वैल्यूज नहीं रहेंगी, इसमें मॉरल एथिक्स नहीं रहेंगे, इसमें कोई एथिक्स सिस्टम ही नहीं है। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म की आपने जो मिसाल दी कि उसमें प्रिंसिपल क्या है कि भाई द हायर द नंबर विल बी द रूलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, 60 लोगों ने कह दिया कि भाई गैंग रेप होना चाहिए, इट शुड बी ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो यानी वो नहीं उस पर सर, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर नहीं देंगे। नहीं 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 सर, सॉरी सॉरी सॉरी। जी यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये नहीं है, वो उसको टोटल डिफरेंट है। और हम्म, दूसरी बात है, आज तो यूटिलिटेरियनिज्म का डिस्कस भी नहीं हुआ है, एगलिटेरियन का हुआ है। अच्छा तीसरी बात ये है जी
कि हर चीज को ज़ायनिस्ट के ऊपर ही प्योरली थोपना ये अलग चीज है, ठीक है। ज़ायनिस्ट का एक की रोल उसमें जरूर है।